Please come. Good afternoon. Please come. दिव्यम पाटीदार। दिव्यम जी, आप अपना रोल बताइए। याद नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें वो कुछ। Thank you, sir. I am Divyam Patidar. I belongs to Damlod, Madhya Pradesh, district Dhar. I have done my bachelor's of physical education from LNIP Guwahati, and I have also done my master's of physical education from the same institute LNIP Guwahati. With sports specialization in track and field, and theory specialization was exercise physiology. Presently, I am pursuing PhD from LNIP Gwalior. Apart from this, sir, I qualified UGC NET GRF. I participated in All India University Boxing Championship, and I have very much interest in teaching. And I own one YouTube channel named Sports Science Academy. I love teaching. दिव्यम जी, धार डिस्ट्रिक्ट के जो टूरिस्ट प्लेस है उनकी बात जी सर, धार डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कि सर एक मांडू है। मांडू में कई सारी घूमने की जगह है, जहाँ जहाज महल है, हुमायूं टॉम्ब है, रानी रुक्मती का महल है, और फिर उसके आसपास देखा जाए तो धामनोद और खलघाट शहर है, जो कि नियर बाय धार के है, और धार के अंदर सर पीतमपुर भी आता है जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जगह है धार के अंदर। आप प्रेजेंट में LNIP से यानी कि PhD कर रहे हैं ना? जी सर। तो LNIP के बारे में बताइए। सर LNIP एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है फिजिकल एजुकेशन में, जो कि 1957 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे ये LNP के नाम से जाना जाता था। पहले अंडर वो पहले विक्रम यूनिवर्सिटी के था, बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर में आया। LNIP में फिजिकल एजुकेशन के कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, PhD, डिप्लोमा कोर्सेज, कई सारे कोर्सेज होते हैं। उसमें विभिन्न खेल में स्पेशलाइजेशन दिया जाता है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के साथ में। साथ ही साथ सर इसमें कई सारे डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स साइंसेज के डिपार्टमेंट है, वो भी स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। आपका यानी यहाँ पर एथलेटिक्स में PhD चल रहा है? जी सर PhD में सर मेरा स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन में नहीं चल रहा है, मेरा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में चल रहा है। अच्छा, ओके। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर यानी कि आपके LNIP से जो एथलेटिक्स के फील्ड में निकलने वाले इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनालिटी है LNIP से। यस सर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी अजित यादव सर, पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किए थे और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट किया था। और सर और मेजर सर मुझे अभी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कई सारे जैसे पर्सनालिटी थे पर मैं फिलहाल नहीं। और सर हाँ, आई कैन मेरा बेसमेंट ही है जो खेलो इंडिया में और इंडिया यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, और जो कि नहीं नाम तो बताइए नहीं। हाँ सर, प्रिंस राज मिश्रा नाम है उसका, जिसने स्टेपल चेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और 5000 मीटर में भी। खेलो इंडिया जी सर, कब से स्टार्ट हुआ है, उसका मोटो क्या है, लोगो क्या है? सर खेलो इंडिया का मोटो है सर इंडिया के ग्रासरूट लेवल के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना, और स्पोर्ट्स कल्चर का डेवलप करना इंडिया में, और इंक्लूजन इंडिजिनस गेम्स का प्रमोशन करना, और ह्यूमन का पार्टिसिपेशन, और यही सर खेलो इंडिया का। इसका कब से स्टार्ट हुआ? सर खेलो इंडिया एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर मैं गेस कर सकता हूँ कि 2018-19 के आसपास स्टार्ट हुआ। अच्छा ये बताइए कि आपका MP की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, खेल नीति है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर स्पोर्ट्स पॉलिसी MP गवर्नमेंट। सॉरी सर, मैंने ये इंटरनेट आकर पढ़ा था, पर फिलहाल याद नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बता दीजिए। जी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारी पॉलिसी है, अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 2025 में भारत खेलो नीति लागू हुई है, नई होती है, जिसमें सर कई सारे बदलाव किए गए हैं स्पोर्ट्स को लेकर। इसमें मेन महत्वपूर्ण बदलाव अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स को टूरिज्म के साथ जोड़ना, स्पोर्ट्स को ADP के साथ में जोड़ना,
स्पोर्ट्स को स्कूल और कॉलेज लेवल पे प्रोवाइड अच्छा, एनईपी में किस तरह से जोड़ा गया है स्पोर्ट्स को? जी सर। अगर हम देखा जाए तो पहले जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स होते थे जो सिर्फ मैथ्स और साइंस और इंग्लिश होते थे, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पर फिजिकल एजुकेशन को भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। पहले सिर्फ 11th और 12th में फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट था, पर अब हम अगर देखें तो प्राइमरी लेवल से भी और हायर सेकेंडरी से भी फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। और इसमें अगर हम देखें फाउंडेशन लेवल पे खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना एक पॉलिसी में इंक्लूड है कि हम खेल से बच्चों को कैसे संपूर्ण विकास किया जा सके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जा सके। और पीआरटीज का भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है फिजिकल एजुकेशन में, जो पहले नहीं था। तो ये कई सारे बदलाव स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए किए गए हैं। एशियन गेम्स कब से स्टार्ट हुए हैं और उसमें इंडिया का अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा? सर एशियन गेम्स सर ईयर को मैं भूल चुका हूँ। और इंडिया का परफॉर्मेंस अगर उसमें देखा जाए तो एशियन गेम्स में कई बार अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का। 1960 के आसपास स्टार्ट हुआ है और इसमें मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा और कई सारे एथलीट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है इसमें। सुशील कुमार, इन सब ने मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में। और कई बार इंडिया की रैंकिंग टॉप 10 में, टॉप 5 में फिनिशेस रहा है। इस लास्ट में क्या थी? लास्ट जो एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे और क्या उसमें रैंकिंग थी, कितने मेडल थे? सर लास्ट एशियन गेम्स जापान में हुआ था, और सर उसका मुझे मेडल की याद नहीं है। अच्छा, आपको यदि स्पोर्ट्स ऑफिसर बन जाते हैं तो आप अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पोर्ट्स के लिए आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? क्योंकि आजकल बच्चे हैं ना स्पोर्ट्स में क्लब में ये पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आप उनको किस तरह से मोटिवेट करें? सर सबसे पहले तो उनको मैं बताऊंगा स्पोर्ट्स खेलने का जो उनके ऊपर जो प्रभाव होगा। जैसे अगर हम देखा जाए बच्चों में एक धारणा है कि हमें स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनाना तो हम स्पोर्ट्स क्यों खेलें। पर अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स खेलने से उनको कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसे हम अगर देखें कुछ भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, न्यूरोजेनेसिस होती है, बीटीएनएफ का लेवल बढ़ता है और एंडोर्फिन लेवल होता है जो कि नेशनल पेन किलर है। तो कई सारे जादुई बदलाव होते हैं जो स्पोर्ट्स में इनडायरेक्टली पढ़ाई में भी उनके लिए हेल्पफुल है। तो उनसे उनको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे बच्चों का आजकल रुझान मोबाइल की तरफ और गेम की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा है, तो उनको मैं बताऊंगा कि इसके नेगेटिव इफेक्ट और स्पोर्ट्स के पॉजिटिव इफेक्ट। क्योंकि हर बच्चा 10 आवर्स तक तो पढ़ाई नहीं कर सकता, 2-3 आवर्स 4 आवर पढ़ाई करना, उसके बाद में वो मोबाइल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो मोबाइल के नुकसान और स्पोर्ट्स के फायदे बता के साथ ही साथ में रिक्रिएशनल स्पोर्ट उनको। अच्छा, ये बताइए इंडोर गेम और आपका आउटडोर गेम, इनमें आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी स्टूडेंट्स को देंगे? सर ये अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी उस टाइम पे उस हिसाब से देखा जाएगा। बाकी सर दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने महत्वपूर्ण चीजें हैं। आउटडोर गेम में जैसे हम फुटबॉल और ये सब चीज देखा जाए। अच्छा, कॉलेज स्तर पर आपको यानी कि 5 गेम चूज करने के लिए बोला जाता है, जिसमें आप यानी कि आउटडोर गेम और इंडोर दोनों यानी कि चूज कर सकते हैं। 5 कौन से गेम्स को आप प्रायोरिटी देंगे स्टूडेंट को? जी सर, आउटडोर गेम में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो कि इंडोर आउटडोर दोनों में हो सकता है, खो-खो, कबड्डी, ये सारे गेम्स। इंडोर तो कुछ हुआ ही नहीं सर इंडोर का बात बताऊं, इंडोर का सर टेबल टेनिस, बॉक्सिंग हो सकता है। 5 में ही इंक्लूड करना है। ओके, मुझे 5 टोटल 5। सर ओवरऑल देखा जाए तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। आपने ये 5 गेम ही क्यों चूज किए? जी सर ये 5 गेम सिंपल है, इनकी फैसिलिटी हर जगह हमें अवेलेबल होगी और ये गेम में इन्वॉल्वमेंट बच्चों का फिजिकली ज्यादा होगा। कुछ ऐसे गेम मैंने चूज करे जैसे फुटबॉल, इसमें एंड्योरेंस डेवलप होगा। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इसमें एबिलिटी का डेवलपमेंट होगा, उनकी शार्पनेस बढ़ेगी, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। और तो इसमें देखा जाए तो कॉम्बिनेशन जो गेम का ओवरऑल फिटनेस का कंपोनेंट को डेवलप करेगा। अगर हम जैसे वो फुटबॉल, रनिंग ये सब डेवलप करता है तो सिर्फ पर फोकस होता है, इसलिए फैसिलिटी और डेवलपमेंट के हिसाब से सारे। सत्यम जी, आप बोर्ड पर आइए, कुछ एक टॉपिक को एक्सप्लेन करें।
एक इंजरीज का बता दो, स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज। एथलेटिक्स की इंजरी बता दें। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज। मैं यह तो इंटर करूँ, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम पढ़ेंगे, आप बोलेंगे हम डिस्कस करेंगे। है ना? नहीं तो ये कि हम लोग स्टूडेंट हो गए और आप इनके टीचर हो गए। पढ़ने पढ़ाने का जो दौर होता है वो स्कूल लेवल पर होता है, यहाँ डिस्कशन होता है। ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे, सर वो आगे की इसी को चेंज करना। आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। पहले जानते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्या है। जनरली इंजरीज के बारे में आपको पता ही है कि चोट, किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस, आपकी इम्पैक्ट। पर स्पोर्ट्स के होने के दौरान, स्पोर्ट्स खेलते के दौरान या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट के दौरान, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कंपटीशन और एनीवे स्पोर्ट्स के थ्रू अगर हम इंजरी किसी को एक्वायर्ड हो रही है तो स्पोर्ट्स इंजरी है। और स्पोर्ट्स इंजरीज की अगर हम टाइप देखें तो एक्यूट इंजरी और क्रोनिक इंजरी होती है। एक्यूट इंजरी की अगर हम बात करें तो एक्यूट इंजरी मतलब इमीडिएटली, सपोज मैं कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ और मुझे मेरा पैर फिसल गया या फिर इम्पैक्ट आ चुका है, या मैं कोई एथलेटिक्स में हाई जंप कर रहा हूँ और मुझे एंकल ट्विस्ट हो चुका है, तो इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है, ये एक्यूट इंजरी है। व्हाइल इन केस ऑफ क्रोनिक इंजरी, अगर हम क्रोनिक इंजरी की बात करें तो ये स्ट्रेस इंजरी भी इसे हम बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं लंबे समय तक एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, रोज रनिंग कर रहा हूँ, तो इम्पैक्ट की वजह से जो फोर्स हमारे नी पर लग रहा है या मेरे सिंग बोन पे लग रहा है, तो लगातार रेगुलर स्ट्रेस की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्रोनिक इंजरी है। एक्यूट इंजरी में अगर हम फर्दर डिवाइड करें इसे, तो ये मसल्स इंजरी में डिवाइड कर सकते हैं और बोन एंड टेंडन की इंजरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफिकली हम देखें तो स्ट्रेन ये मेन इंजरी होती है स्पोर्ट्स में। स्ट्रेन का अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में देखें ये मसल्स है और ये मसल्स का जॉइंट होता है टेंडन से। ये जॉइंट है, ये मसल्स है, और जो भी मूवमेंट होता है बोन का, जो मसल से जंक्शन होता है थ्रू होता है टेंडन। तो जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जब ये ओवर स्ट्रेस हो जाता है या इस पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये टेंडन की इंजरी, स्ट्रेस ऑफ मसल और टेंडन ड्यू टू द ओवर इन्वॉल्वमेंट और ओवर स्ट्रेस ऑफ दिस ड्यूरिंग द मूवमेंट रिजल्ट इन स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो अगर हम स्ट्रेन लिगामेंट की इंजरी है, नॉर्मल ये लिगामेंट में होता है। लिगामेंट क्या होता है? जो बोन को, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है। जैसे एसीएल, एक्यूट ट्रिपिएट लिगामेंट, जो एसीएल लिगामेंट है वो नी में होता है। इसमें फ्लोट कौन सा होता है? ये सर साइनोवियल। तो ये जो लिगामेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट जो ओवर स्ट्रेस हो जाता है, जिसका इंपैक्ट लिगामेंट में पड़ता है, वो आता है स्ट्रेन के अंदर। तो ये स्ट्रेन और स्ट्रेन होने वाली एक कॉमन इंजरी है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स। इसके अगर हम फर्दर सिम्टम्स देखें तो नॉर्मली स्वेलिंग हो जाएगा, उस एरिया में ड्रीमिश हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्रायोथेरेपी जो होती है वो किस टाइप की इंजरी में यूज करते हैं? जी सर, जो भी एक्यूट इंजरी है विदिन 48 आवर्स, जो भी हम जैसे इंजरी हुई है हमें, तो हम क्या करेंगे, क्रायोथेरेपी आइस पैक या अप्लाई करेंगे ताकि उसमें स्वेलिंग कम हो, एडिमा और फ्लूइड का डिपोजिशन कम हो। तो ये इनिशियल फेज की ट्रीटमेंट है। जैसे हम सर प्राइस बोलते हैं, प्राइस के अंदर आइस का इन्वॉल्वमेंट है, रेस, आइस कंप्रेशन, इलेविटेशन। तो आइस का उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है जो स्वेलिंग को। अच्छा, कोल्ड स्प्रे का भी यूज करते हैं? कोल्ड स्प्रे सर जनरली इसमें इस्तेमाल करते थे स्वेलिंग और इसको कम करने के लिए। कब ज्यादा अच्छा रहता है, किस जगह पर ठीक करता है, और कौन कौन से इसमें कोल्ड स्प्रे आते हैं अवेलेबल हैं? सर इसके बारे में मुझे समझ नहीं है। बाकी सर जहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे आइस लगाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ कोल्ड स्प्रे ठीक सर। पार्टी था ना, तो आपका पूरा स्टडी लाइब्रेरी है। आप मुझे बॉडी डिफॉर्मिटीज के बारे में बताएं। बॉडी डिफॉर्मिटीज सर आपका इस मतलब पोस्चर डिफॉर्मिटीज कौन सी पोस्चर बॉडी डिफॉर्मिटीज होती है? सर मेनली अगर हम पोस्चर डिफॉर्मिटीज की बात करें
तो कुछ डिफॉर्मिटीज होती है हमारे नी में, कुछ होती है स्पाइन में। नी में हम बात करें तो नोकनी और वो लेग होता है। नोकनी में इन्वर्ट नी हो जाता है, जो कि नी टकराता है, जब हम इसे स्ट्रेचिंग करेंगे तो नी आपस में क्लोज रहेंगे। और वो लेग्स में सर ये अवे हो जाता है नी का, आउटवर्ड चेंज हो जाता है। इसके अलावा स्पाइनल कुछ डिफॉर्मिटी जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलेसिस। लॉर्डोसिस हमारे जनरली लंबर रीजन में होता है, जो कि आगे की साइड में फॉरवर्ड डिविएशन हो जाता है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है हमारे लंबर रीजन में। काइफोसिस हमारे जनरली शोल्डर रीजन में होती है, जो कि इसको हंच बैक भी बोलते हैं हम। और इसमें हमारा जो बैक है वो होलो हो जाता है, पीछे से हो जाता है। ठीक है। मान लो किसी बच्चे को है ना बोले हो गया, तो आप उसको क्या एक्सरसाइज तो जनरली वो लेग में ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है, तो सर हम उसके लिए बैंडेज और सपोर्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने वो एक्सरसाइज जो साइडवर्ड पुश करती है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड इनवर्ड स्क्वाट लगा सकते हैं। आउटवर्ड स्क्वाट में अवॉइड करना है, क्योंकि जो फोर्स है वो आउटसाइड जाएगा। तो इनवर्ड स्क्वाट लगाना है, जो कि नी जिसमें क्लोज है। साथ ही साथ हम सपोर्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रेस्ट के टाइम पे इसको बांध करके रख सकते हैं। तो ये स्लो प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आया उसकी वजह से। ठीक है। एनाटॉमी क्या है? So anatomy is a branch of science which deals with the study of structure and morphology of the organ and organ system. ठीक है। आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसकी फंक्शनल सबसे छोटी यूनिट क्या है? So cell, फिर उसके बाद क्या आता है? उसका क्रम हमें बताएं। पूरा स्ट्रक्चर सेल आता है। जी। सेल के बाद में से टिश्यूज आता है। टिश्यूज के बाद में ऑर्गन आता है, और ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम्स आता है। उसके बाद में हमारी बॉडी एक बॉडी में। ठीक है। बायोमेकेनिक्स पढ़ा है आपने? जी सर। और मास्टर था? जी सर, आप मेरा एक्सरसाइज चीजें नहीं था, पर पढ़ा है। बायोमेकेनिक्स की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है फिजिकल एजुकेशन में? कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है? सर बायोमेकेनिक्स अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है मूवमेंट मैकेनिज्म में, मूवमेंट के टाइम पे ह्यूमन बॉडी का इन्वॉल्वमेंट। तो सपोज इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मॉनिटरिंग में, असेसमेंट में। मेरा जैसे हम शॉट टू थ्रो कर रहे हैं, तो किस एंगल पे हमें देखना है, उसका प्रोजेक्शन, उसका एजुकेशन, किस प्रोजेक्टाइल एंगल पे हमारा जाएगा। कई बार ऐसे उसको गलत स्टेप फॉलो करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किनोविया और वेरियस सॉफ्टवेयर से उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं और असेसमेंट कर सकते हैं कि कोई डिफॉल्ट है या कुछ कमी तो नहीं है। सेकंड, उसको परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। फिजियोलॉजी और बायोमेकेनिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है? फिजियोलॉजी इज अम्ब्रेला टर्म। इसका मतलब होता है सर ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्वमेंट इन द मूवमेंट, जिसमें कि मसल सिस्टम भी आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम भी आ जाएगा, और जॉइंट सिस्टम, स्ट्रक्चर सिस्टम भी आ जाएगा, मैकेनिज्म भी आ जाएगा। दिस इज द अम्ब्रेला टर्म। एंड बायोमेकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी in which we specifically deal with the life involvement of life in the movement, ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट में, इसके मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। बाकी फिजियोलॉजी सर अम्ब्रेला टर्म में इसमें सारी चीजें आ जाती है कि ह्यूमन मूवमेंट में की स्टडी करना, जिसमें मसल, ऑर्गन सिस्टम, मैकेनिज्म सब कुछ आता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स कैसे बताएंगे आप? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं स्पोर्ट्स? सर स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन पार्टिसिपेशन in the physical activity for the overall development of personality, for the exploration of talent, for the expression of self potential and human movement। ये सर ऑब्जेक्टिव बोल सकता हूँ मैं। आप एथलेट्स में और भी कोई नाम ऐड करना चाहेंगे जो अपने यहाँ पे एसआईपी से पर्सनालिटी देंगे? करण सिंह का नाम सुना? ये सर करण सिंह, विजय सिंह चौहान का नाम सुना? अजमेर सिंह है ना, तो इनको भी आप उसमें ऐड करना। हाँ। एरोबिक और एनाएरोबिक एक्टिविटीज क्या होती है? सर एरोबिक एक्टिविटीज जिसमें कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज। व्हाइल इन केस ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज हमारा बॉडी एनर्जी सिस्टम ऑक्सीजन, सस्टेनेबल ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उसके वजह से वो एनारोबिक फेज में जाती है।
तो उस टाइम पे ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के कारण जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है, एरोबिक एक्सरसाइज वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता, और एरोबिक एक्सरसाइज नॉर्मल मॉडरेट या लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है जो कि लंबे समय तक हम कर सकते हैं, जिसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सेल्स तक पहुंच जाता है। ये सब बेसिक डिफरेंस। आईयूए सुना है आपने? आईयूए क्या है? यस सर। क्या है आईयूए? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल ओलंपिक। सर इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है सर, आई थिंक सर इंडिया में कभी एशियन गेम्स हुए? हाँ सर। सर फर्स्ट एशियन गेम इंडिया में हुआ। ओ यार ये हुआ एग्जैक्टली गेम को मुझे याद है। 90 कॉमनवेल्थ हुआ इंडिया में। हाँ सर। अभी रिसेंटली कौन सा हुआ? 2010 में हुआ था। हाँ। लिगामेंट का क्या रोल है बॉडी में? सर लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के रखता है। मूवमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी हम लीवर जनरेट करते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफर या मैकेनिज्म का ट्रांसफर लिगामेंट के थ्रू होता है। सपोज मैं एक मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये एल्बो को ह्यूमर जोड़ के रखना है, ह्यूमर बोन से जोड़ के रखना है। तो इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सिस का रोल है वो लिगामेंट के थ्रू ही है। एंड आपका ये एथलेटिक्स में इवेंट क्या था? सर मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग था। लॉन्ग डिस्टेंस। हाई जंप के बारे में आइडिया होगा? किसके बारे में सर? हाई जंप। जी सर। हाई जंप का मार्क करके बता सकते हैं या कैसे मार्क होता है उसमें? जी सर बताइए। सर ये ट्रेन लाइन देती है, ये हाई जंप पीक है, और ये लाइन है जिससे डिसाइड करती है कि एथलीट अटेम्प्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। तो अगर ये क्लोज कर देता है तो इसको अटेम्प्ट मारते हैं, ये लाइन को टच कर देता है तो। और ये फ्रंट व्यू है सर, और अगर हम साइड व्यू देखें तो ये फीट है, और यहाँ से ये, और यहाँ पे बार है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी मार्किंग होती है, आपको पता है? हाई जंप की भी मार्किंग होती है, उसका भी एक एरिया होता है जैसे हमने कहा। तो इसमें फ्री एरिया है सर, इसमें मार्किंग नहीं होगी उसमें। कहाँ से कहीं से भी आ सकता है क्या बोलोगे? हाँ सर इसमें जो एरिया है वो स्पेसिफाई एरिया होगा ना कोई, भाई सर एरिया में ये कितना रहता है इसका रेडियस? तो इसका रेडियस तो भी नहीं पता मुझे। लैंडिंग एरिया कितना होता है? जी सर लैंडिंग एरिया कितना होता है इधर? कुछ भी सर आपको इतने सारी में पढ़ ली। जैसे कि ये एक्यूरेट होती है, मैं भी इसी क्लास में हुआ ना, एक्चुअली बहुत सी मार्किंग है सर। ठीक है बैठिए। आपका संबंध भारतीय जी सर भारतीय नेशनल गेम्स में बैडमिंटन की फेमस खिलाड़ी रहे उनके नाम बताएंगे? सर ऐसा ही पता कहाँ से बिलोंग रहेंगे वहाँ से गेम्स में गोल्ड जीता। सॉरी सर नाम याद नहीं। आप जैसे टीवी पर कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स देखना आप पसंद है? तो जनरली मैं ऐसा कोई फिक्स नहीं करता, जी मतलब जो भी इवेंट प्रेजेंट में चल रहा है तो ऐसा कोई प्रेफर नहीं करता हूँ इसको। अभी आपने कौन सा स्पोर्ट्स देखा है अभी फिलहाल? सर अभी मैंने वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल देखा है। कि इस वुमेन वर्ल्ड कप में कौन मैन ऑफ द सीरीज रहा है? सर मैं प्रदीप चौहान। जिंदगी चौहान। हाँ अच्छा, इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहा है फाइनल में? Can I take little bit time with one? मेरा तो कुछ सिर्फ सर वर्मा।
अच्छा, शेफाली वर्मा की जो इंजरी हुई है वो कोई खिलाड़ी चोटिल हो गया, उसको किस तरह की इंजरी हुई थी जो आपने एक्सप्लेन? सर उनको कहाँ पे इंजरी? स्प्रेन इंजरी सर एंकल में। एंकल में। खिलाड़ी का नाम क्या है? ऋतिका रावल। ऋतिका रावल के जैसे वो होते हैं तो इनकी इंजरी शेफाली वर्मा की किस ग्रुप में होती है? सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फाइनल? फाइनल सबसे नीचे में फाइनल। यदि हम बात करें आजकल, यदि हम बात करें अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे लोग ड्रेस लेते हैं, तो वो ड्रेस किस एनिमल या ब्रांड से आते हैं? कुछ ड्रेस के बारे में बताएं जो कहीं किसी एनिमल से बनी हुई या फिर ड्रेस या ट्री से बनी है, कोई दो या तीन नाम। एनिमल कौन सा? और ट्री से कुछ जैसे ड्रेस बनती है किसी ना किसी चीज से तो बनती होगी, तो वो कुछ बताएं इनके बारे में। सर कुछ जैसे कोकिंग हो चुका है। अच्छा, कोकिंग में डायरेक्ट समझ लेते हैं क्या परफॉर्मेंस का, उसमें कुछ तो कुछ ड्रग्स का कुछ नाम होता हो? सर कुछ ड्रग्स ऐसे कई सारे ड्रग्स हैं, जैसे एम्फेटामाइन हो गया जी, जो स्टूडेंट्स हैं, केफीन हो गया, केफीन का ओवरडोज ले लेते हैं जो कि प्लांट से है, ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, और बीटा ब्लॉकर हो गया। सर ऐसे कई सारे मेडिसिन प्लांट हैं। जैसे बॉक्सिंग के बारे में आपने बहुत रिसर्च की है शायद? नहीं सर, नहीं किया कभी भी बॉक्सिंग के बारे में? नहीं सर, रिसर्च का ये सर मेरा एक्सेस फिजियोलॉजी है सर, जनरल पॉपुलेशन के ऊपर है, पोस्ट रिपोर्टिंग है। यदि हम बात करें जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मसल क्या होती है, क्या बताएंगे मसल की क्या बात होती है? मसल्स के कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक्साइटेटरी मसल्स कैन एक्साइट, जब हम न्यूरल से सिग्नल आएगा मसल्स की तरफ तो एक्साइट होती है। कंट्रैक्ट मसल्स कंट्रैक्ट करती है तो डू वर्क, मसल्स रिलैक्स होती है तो डू रिलैक्सेशन। ये सब कौन सी मसल सबसे बड़ी होती है वैसे, तो छोटी कौन सी? सबसे छोटी मसल्स ईयर में होती है और तो बोन है, और सबसे बड़ी सॉरी अबाउट दिस स्मॉल मसल बहुत ज्यादा मसल्स है वो सर्कुलेशन होना है बेसिक, ये बताइए ग्लूटेस वो ना तो छोटी है ना बड़ी है, कैपेसिटी बड़ी होती है। अच्छा, स्टेबिलिटी की प्रिंसिपल बताइए। स्टेबिलिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट सर, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारा मूवमेंट होगा तो जो हम डायरेक्ट देखेंगे स्ट्रेट लाइन वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट और क्या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन करने की टाइप बताइए। डिस्प्लेसमेंट का तो मैंने तो कोई सुना नहीं है टाइप मेरी नॉलेज में। हाँ सर, दो तरह की। और यदि हम बात करें जैसे आपके धार के बारे में आपने बताया कि मांडूक में इस तरह के दान के बारे में भी बताया, तो बात बहादुर का जो युद्ध हुआ था किस मुगल बादशाह हुआ? सर बात का युद्ध अकबर से हुआ था जी, जो कि रानी रुकमती मतलब अकबर का अट्रैक्शन रानी रुकमती की तरफ था, तो उसको पाने के लिए रानी अकबर ने आक्रमण कर दिया था बाल बहादुर के ऊपर, तो जिसमें बाल बहादुर सही हो गए। अच्छा, धार का जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड प्रोडक्ट जो थीम चली उसमें धार के प्रोडक्ट कौन सा लिया? बाप्रिंट यस, हाँ यस बिल्कुल। यदि हम बात करते हैं धार के बारे में, तो धार में बहुत कुछ खेलों में कुछ खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है पिछले समय में, और उनके लिए हमारे पास अवार्ड भी दिए जाते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कई सारे पुरस्कार हैं, जैसे एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, ये दो मेन अवार्ड हैं जो कि खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। विक्रम अवार्ड कितनी एज से ऊपर वाले को दिया जाता है? सर विक्रम अवार्ड सीनियर कैटेगरी के लिए दिया जाता है और एकलव्य अवार्ड जूनियर कैटेगरी के लिए दिया जाता है। दिव्य जी, ये बताइए सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है? सर सिनोवियल फ्लूइड नॉर्मली जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल नी जॉइंट में देखा जाए वहाँ सिनोवियल फ्लूइड है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट्स के मूवमेंट में।
ठीक है। ये बताइए स्पोर्ट्स में कोचिंग के लिए हाईएस्ट अवार्ड क्या दिया जाता है? स्पोर्ट्स में इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो कैन आई टेक इंटरव्यू? हाँ श्योर। द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है। ये बताइए जब ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? सर ट्रीटमेंट इंडियन स्पोर्ट्स में देते हैं। जी सर ट्रीटमेंट तो नॉट स्पेशली फॉर दैट स्पोर्ट्स के लिए, बट नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है उसके प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? the treatment is to cure an injury by providing various kind of approach जिसमें हम कई सारे अप्रोच या हीलिंग प्रोसेस को या ट्रीटमेंट की प्रोसेस को हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्योर करने के लिए ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सर कि किस टाइप की इंजरी से किस टाइप की डिसऑर्डर हमें बॉडी में हुआ है। तो कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं और कुछ सर डिसीज को क्योर करने के लिए होते हैं और कुछ डायरेक्टली रूट कॉज को क्योर करके ट्रीटमेंट को किसी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए होता है। तो सर ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की डिसऑर्डर डिसीज या इंजरी हुई है। चलिए ये बताइए हाइपरट्रोफी ये क्या चीज है? सर हाइपरट्रोफी इट्स इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें सर मसल्स का मास बढ़ जाता है और मसल्स के बाद मास में अगर हम देखें स्पेसिफिकली तो मायोफिलामेंट जो प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं उनका साइज भी उनका नंबर भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया मसल्स का बढ़ जाता है। ठीक है। ये बताइए पद्म भूषण अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म भूषण अवार्ड सर एक नेशनल लेवल का अवार्ड है जो उसी पर्सन या इंडिविजुअल को दिया जाता है जो किसी भी अपने क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया हो या महारत हासिल की हो। अच्छा, पद्म भूषण और पद्मश्री ये दोनों अवार्ड्स दिए जाते हैं। जी सर। तो पद्मश्री किसके फील्ड में दिया जाता है? ये बताइए साहित्य के क्षेत्र में भी एक अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम क्या है? जी ठीक है। ये बताइए विश्वकर्मा अवार्ड कौन से प्रदेश की सरकार देती है? ये अभी आपने जैसे मध्य प्रदेश सरकार के जो अवार्ड्स बताए उसमें आपने दो अवार्ड्स बताए थे, एकलव्य और विक्रम अवार्ड। उसके अलावा तीसरा जो दिया जाता है वो विश्वकर्मा अवार्ड दिया जाता है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपका जैसे सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं बॉडी में और हमारे बॉडी के किस पार्ट में होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू सर ऑर्गन के टिश्यूज होते हैं जो हमारे ब्लड के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं कि स्पेसिफिकली जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट, इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, दिस ऑल आर सॉफ्ट टिश्यू सर। जैसे हमारे ईयर में जो हमारा ईयर जो बैंड होता है उसमें किस टाइप का टिश्यू होता है? जैसे हमारे ईयर होता है हम इसको इजीली बैंड कर पाते हैं, तो इसके अंदर किस टाइप के टिश्यू सर इसमें कार्टिलेज एंड सॉफ्ट। ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। थैंक यू सर।